वेलकम टू द स्टडी रिसर्च सेंटर। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जरा सा भी दिलचस्पी रखते हैं तो आपके मन में भी सवाल उठता होगा कि अगले दलाई लामा कौन है। अच्छा, अभी तक कुछ वर्षों तक पहले तक मुझे लगता था कि दलाई लामा इनका वास्तविक नाम है। जो आप चेहरा देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, तो मुझे लगता था कि इनका वास्तविक नाम ही दलाई लामा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में दलाई लामा एक उपाधि है और ये अब तक 14 लोगों को दिया जा चुका है, यानी ये 14वें दलाई लामा है। ठीक है, इनसे पहले 13 और लोगों को दलाई लामा की उपाधि दी जा चुकी है। आइए इनके बारे में जानते हैं। तो इनका ओरिजिनल नाम श्री तेंजिंग ग्यात्सो है, यानी ये 14वें दलाई लामा। इनका वास्तविक नाम है श्री तेंजिंग ग्यात्सो। ठीक है, श्री तेंजिंग ग्यात्सो का जन्म 6 जुलाई 1935 को हुआ था। श्री तेंजिंग ग्यात्सो जी का चयन 14वें दलाई लामा के रूप में 2 वर्ष की अवस्था में ही हो गया था। असल में तिब्बती परंपरा के अनुसार बाल्य अवस्था में ही दलाई लामा का चयन हो जाता है। ये एक जटिल प्रक्रिया है, आगे इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, दलाई लामा एक मंगोलियाई उपाधि है और जिसका अर्थ होता है ज्ञान का महासागर। जी हाँ, दलाई लामा एक मंगोलियाई उपाधि है और जिसका अर्थ ज्ञान का महासागर होता है। ठीक है, धर्मगुरु जो दलाई लामा है वो तिब्बत के सबसे बड़े धर्मगुरु माने जाते हैं। इन्हें लिविंग बुद्धा या जीवित बुद्ध का रूप माना जाता है। असल में इसको सरल भाषा में समझे तो बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के बाद अगर दूसरा कोई पूजनीय है सबसे अधिक, तो वो दलाई लामा माने जाते हैं। ठीक है, 14वें दलाई लामा श्री तेंजिंग ग्यात्सो जी जो है वो जुलाई माह में 86 वर्ष के हो जाएंगे और इनके ढलते अवस्था के कारण ही इंडिया, चाइना और यूएसए के लिए महत्वपूर्ण हो गया है कि अगले दलाई लामा किन्हें बनाया जाए। अच्छा, इंडिया चाइना तो समझ में आता है, लेकिन इसमें यूएसए कहाँ से शामिल हो गया, ये भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि आखिर यूएसए इसमें क्यों दिलचस्पी ले रहा है कि अगले दलाई लामा कौन होंगे। ठीक है, धर्मगुरु और इस पे अब जब दलाई लामा जी से पूछा गया कि अगले दलाई लामा कौन होंगे, तो दलाई लामा जी ने कहा था कि वो 90 वर्ष के जब हो जाएंगे तब वह निर्णय करेंगे कि ये जो 600 साल पुराना जो परंपरा है, यानी 600 सालों से लगभग ये चला आ रहा है, 600 सालों में लगभग ये 14वें दलाई लामा है। तो ये जो 600 साल पुराना परंपरा है, इसको उनके देहांत के बाद भी जारी रखा जाएगा या नहीं, यानी अगले दलाई लामा का चुनाव होगा, ये चयन करेंगे या नहीं, ये जब 90 वर्ष की अवस्था को पूरा कर लेंगे उसके बाद ये तय करेंगे। ये दलाई लामा जी का मत था। ठीक है, अब दलाई लामा जी जो है 17 मार्च 1959 को तिब्बत की राजधानी लहासा से भाग निकले थे। अब 15 दिनों के बाद भारतीय सीमा में दाखिल हुए थे। अब भाग क्यों निकले थे, तो 1950 के दशक में जो है चाइनीज पीएलए सोल्जर्स ने तिब्बत पे हमला किया था और वहाँ पे भयंकर हिंसा हुई। कई तिब्बतियों को जान से मार दिया पीएलए के सोल्जर्स ने। तो उसके बाद में दलाई लामा जी को वहाँ से निकलना पड़ा, भारत के लिए वहाँ से वो निकल पड़े। ठीक है, और ये 14वें जो दलाई लामा है श्री तेंजिंग ग्यात्सो, ये 31 मार्च 1959 में भारत आ चुके थे। हिमालय को पार करके 15 दिन लगभग इन्हें लगे थे और ये 31 मार्च को भारत पहुंच चुके थे। ये उन दिनों की तस्वीर है। ये हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित नेहरू जी हैं और ये दलाई लामा के सफ़र का ये तस्वीर है जिसमें वो निकले हुए थे तिब्बत की राजधानी लहासा से। ठीक है, और तब से श्री दलाई लामा जी जो है वो भारत में ही रह रहे हैं। अब दलाई लामा के चयन की बात करते हैं कि आखिर दलाई लामा का चयन कैसे होता है। तो 1409 ईस्वी में, सन 1409 ईस्वी में जे सिखानपा ने तिब्बत में एक जेलग स्कूल की स्थापना की थी और इसी स्कूल के जो सबसे चर्चित छात्र थे गेंडुन द्रुप, वही पहले दलाई लामा बने। यानी कि स्कूल की स्थापना जे सिखानपा ने की थी, जेलग स्कूल उसका नाम था और ये तिब्बत में ही पढ़ता था जेलग स्कूल। और स्कूल के जो सबसे चर्चित छात्र थे गेंदुन द्रुप उनका नाम था और वही पहले दलाई लामा बने। तो तिब्बती परंपरा के अनुसार, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था, कि तिब्बती परंपरा के अनुसार दलाई लामा का चयन जो है वो बचपन में ही हो जाता है। तो पहले जो दलाई लामा बने थे वो गेंडुन द्रुप बने थे। ठीक है, और अगले दलाई लामा के का भी जो चयन होगा वो एक बच्चे को ही अगले दलाई लामा के लिए चुना जाएगा। 14वें दलाई लामा के चयन भी लगभग 2 साल की उम्र में ही हो गया था। श्री तेंजिंग ग्यात्सो जी का चयन दलाई लामा के रूप में 2 साल की उम्र में ही हो गया था। इनका चयन बचपन में ही हो जाता है और उसके बाद में ये आगे दलाई लामा के किरदार में कैसे आएंगे, तो इसके लिए बचपन से ही उस बच्चे को इसी तरीके से ट्रेंड किया जाता है। ठीक है, दलाई लामा के चयन में अब भारत, चीन और यूएसए की दिलचस्पी के बारे में जानते हैं।
तो कुछ रिपोर्ट के मुताबिक भारत के जो सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर है वो अगले दलाई लामा के चयन में भारत का क्या रोल होगा इस पर विचार कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट से ये भी कहते हैं कि इस डिस्कशन में प्रधानमंत्री कार्यालय के भी कुछ ऑफिसर शामिल हैं। ठीक है। तिब्बत की जो सरकार है वो अभी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से ही चलाई जाती है, तो आप इससे तो ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत इसमें क्यों दिलचस्पी ले रहा है, क्योंकि अभी जो तत्कालिक तिब्बत की जो सरकार है वो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से ही चलाया जाता है। ठीक है। और इसीलिए अगले दलाई लामा कौन होंगे ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जनवरी से मार्च के बीच भारत के ऑफिसर्स ने हिमालय के वरिष्ठ मॉन्क के साथ, मॉन्क बौद्ध धर्म में तपस्वी सन्यासी लोगों को मॉन्क कहा जाता है, तो हिमालय के वरिष्ठ मॉन्क के साथ भारत ने 5 अलग अलग सभाएं की हैं, ये भी कुछ रिपोर्ट्स कहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं इसमें अमेरिका के बारे में। तो याद होगा आपको, पिछले जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, तो ट्रंप जो है वो चीन को काउंटर करने के लिए अपने कई विदेश नीति में बहुत बदलाव किए थे। उसी बदलाव में एक ये भी था कि तिब्बत पॉलिसी सपोर्ट एक्ट साइन किया था श्री पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने। तिब्बत पॉलिसी सपोर्ट एक्ट साइन किया था और इसी एक्ट के अनुसार उसमें, उस एक्ट में ये भी एक इंक्लूड था कि जो तत्कालिक दलाई लामा है इन्हीं का निर्णय, अंतिम निर्णय होगा कि कौन अगले दलाई लामा के रूप में चुने जाएंगे। ये यूएसए का पॉलिसी था, उसने चाइना को काउंटर करने के लिए बेसिकली ये पॉलिसी अपनाई थी, तिब्बत पॉलिसी सपोर्ट एक्ट। और इस एक्ट में ये शामिल था कि तत्कालिक दलाई लामा का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा कि अगले दलाई लामा कौन होंगे। ठीक है। अब बात करते हैं इस पे चाइना के रोल के बारे में। तो 2007 में चाइना ने एक ऑर्डर जारी किया था जिसमें उसने अपने बीजिंग के अथॉरिटीज़ को अगले दलाई लामा के चयन के लिए कहा था। 2007 में ही ये बात चाइना ने ऑर्डर जारी कर दिया था कि जो बीजिंग के अथॉरिटीज होंगे वही अगले दलाई लामा का चयन करेंगे। ठीक है। और इस ऑर्डर में उन्होंने ये भी कहा था कि अगले दलाई लामा के चयन में किसी भी विदेशी ऑर्गेनाइजेशन या किसी विदेशी व्यक्ति का हस्तक्षेप मंजूर नहीं किया जाएगा, जो बीजिंग की अथॉरिटी तय करेगी वही होगा। चाइना दरअसल चाहता है कि जो अगले दलाई लामा का चयन जो हो वो लहासा में एक जोखांग टेम्पल है, उसी की किसी छात्र को अगले दलाई लामा के रूप में चयन किया जाए। ठीक है। चाइना का ये भी कहना है कि एक बार नए दलाई लामा का जो चयन हो जाएगा तो उसके बाद में चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से उसे लिविंग बुद्धा का परमिट दिया जाएगा। बताइए, ये अभी तक जो तिब्बती परंपरा के अनुसार हो रहा था वो अब चाइनीज गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स करना चाहते हैं कि हाँ, ये जो लिविंग बुद्धा का परमिट होगा एक चाइनीज गवर्नमेंट देगी। बताइए, लिविंग बुद्धा का परमिट भी एक चाइनीज गवर्नमेंट अगर लागू करेंगे तो ये कैसा लगेगा। ये अपने आप में एक मजाक है, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट ने उस 2007 में ही ये ऑर्डर जारी किया था कि चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से उसे एक लिविंग बुद्धा का परमिट दिया जाएगा। ठीक है। चाइना ये भी कहता है कि 14 दलाई लामा को 1900, जो अभी के 14 दलाई लामा है, तो 1939 में उस वक्त के तत्कालिक जो चाइनीज प्रेसिडेंट थे उन्होंने उन्हें मान्यता दी थी लिविंग बुद्धा की। ये चाइना का बेसिकली कहना, हालांकि इस पे दलाई लामा ने कभी कोई टिप्पणी नहीं की या फिर कभी कोई ये बात स्वीकारा नहीं, लेकिन ये चाइना का कहना है कि जो अभी के दलाई लामा है इनको 1939 में ही चाइनीज प्रेसिडेंट द्वारा मान्यता दिया गया था। ठीक है। अब सेंट्रल तिब्बत एडमिनिस्ट्रेशन जो बेसिकली हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में स्थित है, तो ये कहता है कि सेंट्रल तिब्बत एडमिनिस्ट्रेशन कि अगले दलाई लामा के चयन में जो होगा वो चाइनीज गवर्नमेंट का जो रोल होगा वो जीरो होगा, यानी चाइनीज गवर्नमेंट से लोग ना कोई परामर्श करेंगे ना कोई राय विचार करेंगे। ये सेंट्रल तिब्बत एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि चाइनीज गवर्नमेंट का इसमें रोल जीरो होगा। बेसिकली होना भी चाहिए क्योंकि धर्म का मामला, इसमें किसी गवर्नमेंट का क्या हस्तक्षेप होगा। ठीक है। चाइना जो है वो बुद्धिज्म को एक सॉफ्ट पावर के रूप में इस्तेमाल करके एशिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है। ये बहुत पहले से चर्चा में भी रहा है, कई बार चाइना ने इसकी कोशिश भी की कि सॉफ्ट पावर के रूप में बुद्धिज्म को इस्तेमाल किया जाए और एशिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया जाए। अब 14 जो अभी दलाई लामा है, श्री तेंजिंग ग्यात्सो, क्योंकि देखिए एक सन्यासी आदमी है, तपस्वी आदमी है, तो ये युद्ध वुद्ध की तो बात नहीं करेंगे। तो इन्होंने ये स्वीकारा था कि ठीक है, आप हमको आज़ादी अगर नहीं दे सकते हैं तो हमको अपना ऑटोनोमी कम से कम तिब्बत को दे दीजिए कि हमारा वहाँ गवर्नमेंट चले, वहाँ डेमोक्रेसी हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो। ये तो ये सब उन्होंने कहा था कि आप हमें आज़ादी अगर नहीं दे सकते तो कम से कम ऑटोनोमी हमें दे दीजिए। ठीक है। लेकिन चीन अब भी जो है इन्हें थ्रेट के रूप में ही देखता है, दलाई लामा को वो अभी इन्हें थ्रेट के रूप में देखता है। बताइए, तपस्वी को थ्रेट के रूप में देखता है, तो ये तो मानसिकता के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आखिर उसकी क्या मानसिकता है। तो अब तक आपका ये क्लियर हो गया होगा
कि आखिर दलाई लामा का चयन या फिर अगले दलाई लामा कौन होंगे, इस पे आखिर यूएसए, इंडिया और चाइना की दिलचस्पी क्यों है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।